जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को है, तो इसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा क्लास को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीमा का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। इसके ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत और आदान प्रदान परंपरागत। देखिए नैतिक कोहलवर्ग ने कह सकते हैं कि नैतिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत दिए हैं वो कोहलवर्ग ने दिए हैं और उन्होंने दिए हैं पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत और परंपरागत, 3 दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि मैंने लंच साझा किया था, आज तुम्हें भी लंच साझा करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आ जाता है आदान प्रदान परंपरागत। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय कि बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए बात की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी इसका फर्क पड़ता है। अगर बात प्राथमिक विद्यालय की करेंगे तो ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें आंसर कुछ होगा, और अगर यहाँ पे माध्यमिक होंगे तो अलग होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ऑप्शन है कि गणित की समस्याओं का समाधान करना। सेकेंड ऑप्शन है उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका भी अपने दैनिक जीवन में वो सामना करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना। लास्ट ऑप्शन है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि गणित की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, अच्छी बात है ना। लेकिन यहाँ पे है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, बताइए जरा क्या ऑप्शन होगा इसका। तो देखिए समस्या निवारण के लिए इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बच्चों की उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका भी अपने डेली लाइफ में, डेली अपने जीवन में सामना करते रहते हैं, तो उनका समस्या का समाधान खोजना ही क्या है, बच्चों में समस्या निवारण कौशल का सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। तो देखिए इसमें वृद्धि और विकास की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य जो भूमिका में होता है वो होता है शरीर। जब शरीर ही नहीं होगा तो विकास सामाजिक हो चाहे नैतिक हो या मानसिक, कोई भी किसी काम का नहीं है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, शरीर। तो शारीरिक विकास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब शारीरिक विकास होगा उसके बाद ही हमारे जो आगे के जितने भी विकास हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो, ठीक है, इनका जिक्र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग जो बच्चे होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बच्ची जैसे कोई बच्चा है तो क्लास सेकेंड में उन चीज़ों को सीख जाता है, जबकि वही सारी चीज़ें चाहे टेबल की बात की जाए या गिनती की बात की जाए या कुछ भी है, और कोई बच्चा है जो हो सकता है कि भाई क्लास थर्ड में वो सारी चीज़ों को सीख पाता है ना, या फिर महीने 4 महीने 6 महीने का इस तरह से डिफरेंस रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई विकास जो है ना वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है, किसी में जल्दी हो जाता है तो किसी में थोड़ा देर में उसको समझ में आती है। आगे ऑप्शन दिया है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो देखिए रुक जाता है ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है, ग्रोथ की बात अगर करते तब तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है विकास की, है ना। विकास तो पूरा जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता रहता है, तो ये तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और उसके बाद पीछे की ओर बढ़ता है। तो भाई विकास कभी ऐसा तो है नहीं सीखने के बाद रिवर्स लेता हो, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। ठीक है, तो एक विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि उतार चढ़ाव उसमें चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आयोजन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है सीखना, परिपक्वता, विकास और समाजीकरण। तो देखिए बात यहाँ पे की जा रही है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, यानी वो समाज में एक इस तरह से अपनी भूमिका को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, ठीक है ना, जिससे कि कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है समाजीकरण की। किसकी बात की जा रही है? समाजीकरण। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से मानव शिशु जो है वो समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, यानी अपनी वो गिनती करवाने के लिए, ठीक है, आवश्यक कौशलों का आयोजन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है? बात की जा रही है विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उत्तर कक्षा में प्रोन्नत करना हो, यानी कि अगली कक्षा में उन्हें क्या करना है? जाना है, प्रोन्नत करना है, उन्नति करना है, तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना। तो भाई ऐसा तो है नहीं अध्यापकों के द्वारा, ठीक है ना, इस तरह की भूमिका तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि जिससे सिर्फ वो उन विद्यार्थियों की पहचान करें जिनसे उम्मीद उन्हें ये हो कि भाई ये आगे की कक्षा में बस जाएंगे, होशियार बच्चे हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तो देखिए ये भी इस बात को ही सपोर्ट करता है कि भाई उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना, यानी उन पर बिल्कुल ध्यान न देना। हमको लगता है कि भाई ये तो बहुत वीक है, कमज़ोर है, और ऐसे बच्चों को ये हमारे क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इनसे कोई मतलब ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि भाई स्कूल में पढ़ने तो सब बच्चे आते हैं। ठीक है, आगे दिया है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, यानी जो उनकी एक डिमांड है, जो उनकी नीड है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से ऐसा उपागम करना, ऐसा उपाय करना जिससे भी बेहतर सीख सकें, समझ सकें, चीज़ों को जान सकें। तो ये हमारा क्या है? चलिए आगे देख लेते हैं। कक्षा में प्रभावशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बना देना। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम अलग अलग कुछ होशियार बच्चे हैं और कुछ अगर वीक हैं, अगर उनका समूह बना देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जो होशियार बच्चे हैं वो दिखाएंगे कि हमारा ग्रुप तो बहुत बेहतर है, अच्छा कोई भी जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बल्कि ऐसा ये नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चों को अनुशासित करने की आवश्यकता है। यानी अगर कोई ऊबने लगता है तो उसको अगर भाई इस तरह से मत करो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा हम बच्चों को कहें। या फिर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, यानी कि वो अगर बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। या फिर बच्चों में सीखने की योग्यता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो प्रॉपर तरीके से गलत है। हर बच्चे में सीखने की योग्यता है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है या है, इस तरह हम इसको कैटेगराइज्ड भी नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी संभवतः ये है कि अगर कोई कार्य को बार बार किया जाता है तो बच्चे थोड़ा बोरिंग जैसा फील इसलिए करने लगते हैं, उनको लगता है ये तो अभी किया था, अभी फिर से इसको करना है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, है ना। हमेशा बच्चे कुछ नए कुछ करने में इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम वे होते हैं जो, देखिए बात की जा रही है प्रतिभाशाली बच्चों की, है ना,
जो कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बात की जा रही है कि भाई प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता प्रबल देते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उन्हें अधिगम की न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कार का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जब बात करें उपहार या पुरस्कार, तो उपहार पुरस्कार जो है ना, बच्चे को एक सीमित अवधि तक कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद उन उपहारों का भी उसे कुछ मोल नहीं दिखता और उनसे वो कहीं ना कहीं विमुख हो जाता है। आगे है कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के लिए अवसर देते हैं। देखिए, सबसे अच्छा ये लग रहा है ऑप्शन। आगे देखते हैं, उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। बात की जा रही है प्रतिभाशाली बच्चों की, तो देखिए उनके चिंतन को प्रेरित करना और उनके जो विचार हैं, उनके जो अपनी आइडेंटिटी है, उनके अपने थॉट्स हैं, है ना, वो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अगर इसमें अगर वो विजयी रहेंगे, इसके लिए अगर उन्हें अवसर दिया जाता है तो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, इस तरह के जो कार्यक्रम जो होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी और दूसरा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्यों देगा भाई, उसकी रोटी अपनी है। लेकिन एक किशोर है जो मतलब कि एक उम्र में थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, जो उस छोटे आयु के ध्यान में रखकर दूसरी रोटी को देने में सहमत हो जाएगा, है ना। ऐसे मान के चलिए कि भाई जैसे मान लीजिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक उनसे बड़ा है जो उनको ऑब्जर्व कर रहा है और उनके साथ अगर बैठा है खाना खाने के लिए, एक गिरा देता है तो दूसरा मना करेगा। लेकिन बड़ा बच्चा जो है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो बड़ा है, समझदार है, वो क्या करेगा, देने के पक्ष में हो जाएगा, चल कोई बात नहीं तू मुझसे ले ले, ऐसा। तो इसमें ऑप्शन है कि अच्छा व्यवहार कर रहा है इसलिए, या फिर वो दयालुता दिखा रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि नैतिक विकास हो गया है उसका, या फिर नेक्स्ट है फोर्थ करुणा। तो देखिए, आप अगर समझेंगे कि नैतिक विकास का अर्थ ही होता है जहाँ पर बच्चों के अंदर अच्छा व्यवहार करने की जो एक योग्यता है, दयालुता है, करुणा है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाएं, इसी को तो हम बोलते हैं नैतिक विकास, है ना। तो इसलिए ऑप्शन इसका जो थर्ड है ना, ये क्या है, राइट आंसर है कि उसमें क्या है, नैतिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, अब देखिए बात की जा रही है बाल केंद्रित, ठीक है, यानी बच्चों को केंद्र में ध्यान में रखकर शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों पर आकलन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है। नियंत्रण तो इसका ऑप्शन तुरंत गलत कर देता है, अगर नियंत्रण जैसे वर्ड आपको दिख जाते हैं तो वो समझिए कि नेगेटिव है। ठीक है, आगे दिया है, शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब तक उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि पुरस्कार बहुत देर तक किसी बच्चे को कह सकते हैं अभिप्रेरित नहीं कर सकता, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करना। देखिए सीटेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई थॉट्स है तो यही है, यानी हमेशा बच्चों को इस तरह से अवसर दिया जाता है कि उनके अपने विचार पोषित हो सकें, डेवलप हो सकें, वो अपनी चीज़ों को समझ सकें, अपने थॉट्स को अपने समझ सकें, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकें, ये पूरा इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकें। इस तरह की चीज़ें जहाँ भी आपको दिखती हैं वो आपका आंसर के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डेस्क भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, भाई परिवार है तो कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं। रोमांचकारी, बिल्कुल होता है रोमांचकारी भूमिका। मुख्य भूमिका होती है, बिल्कुल होती है सॉरी ये गलत कर दिया इसमें, हाँ कम महत्वपूर्ण ये आपका ग्रॉस हो जाएगा। रोमांचकारी भी है, मुख्य भी है और गॉड नहीं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड, यानी रोमांचकारी से भी ज़्यादा क्या है, मुख्य भूमिका में होता है। बच्चों के समाजीकरण में, यानी बच्चे किस तरह से एक बिहेव करते हैं अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ, ये सारी चीज़ें वो घर से ही सीखता है ना। घर में उसकी माँ है या घर में दादी हैं, बाबा हैं, पिताजी हैं, तो ये सब सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरह से मतलब उसको बिहेव करना चाहिए,
कैसे आवाज़ में बातचीत करनी है, किस तरह से उसको किसी का अभिवादन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो घर से सीखता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि परिवार जो है, घर है, परिवार है, तो वो मुख्य भूमिका में होता है कहीं ना कहीं बच्चों के समाजीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। सही है। आगे देखेंगे, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। ये भी सही है कि भाई कुछ ऐसे व्याख्यान देते हैं जिससे बच्चों में एक जोश आता है, उमंग आता है कि भाई हमको भी इस तरह से बनना है। मान लीजिए कि भगत सिंह की कुछ हम सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कविताओं में भगत सिंह का जिक्र करते हैं, इस तरह का कुछ भी चंद्रशेखर आज़ाद का करते हैं। आगे दिया है कि कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ये भी सही है। और आगे ऑप्शन दिया है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कई बार तो ऑप्शन 3 इसको रखा गया है और कई बार ऑप्शन 4 को आंसर रखा गया है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि सीटेट में जब भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं प्राथमिक के लिए आए तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाता है कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4। माध्यमिक में जो ऑप्शन रखा गया है वो रखा गया है ऑप्शन नंबर 3 आंसर के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें आंसर के फॉर्म में या तो ऑप्शन नंबर 3 को रखा गया है या 4 को, दोनों ही मैंने देखे हैं। और लेकिन क्या है कि प्राथमिक और माध्यमिक का जरा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह है। अब क्या है यदि वह है, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है तो उसको हम सामाजिक मानते हैं। या फिर अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अगर लोकप्रिय नहीं है तो उसको बिल्कुल सामाजिक नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका व्यवहार इस तरह से नहीं है जिससे लोग उसको जानने की कोशिश करें या ध्यान रखने की कोशिश करें। आगे दिया है अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्वस्थ नहीं है। तो भाई जिस बच्चे का संबंध अपने परिवार के साथ स्वस्थ नहीं है, समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं है। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, तो इसका मतलब है कि और उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। क्यों, उसमें क्या है कि देखो अलग अलग जो व्यक्ति होंगे तो उनका जो थॉट्स है, उनके अलग विचार होंगे, अलग तरह की चीज़ें होंगी, उनका सोचने का जो तरीका है ना, ये सब चीज़ें। तो जब उनमें सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है वह बच्चा, तो ये समझा जा सकता है कि वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित हो गया है। यानी कई तरह की बातों को, थॉट्स को अगर वो एडजस्ट कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब हो सकता है सीखना समृद्ध, कि वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और देखिए अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना ये भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं बनाता है ना, नेगेटिव बना देता है। आगे दिया है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार से व्याख्यान देने की स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो देखो व्याख्यान जब शब्द आता है तो ये इसको पॉजिटिव वर्ड में नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि शिक्षक तो मुख्य भूमिका में होता है, बच्चे गौण भूमिका में होते हैं। आगे दिया है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी जो अवधि में जैसे प्री एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए इस तरह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और अंतःक्रिया कर सकें बच्चे, और उस प्रक्रिया को बहुत अच्छा सुगम उनके लिए बनाया जाए, जिससे सरल बनाया जाए, तब सीखना क्या हो जाए, पोषित होगा, यानी समृद्ध हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बटलेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया। तो देखिए बटलेक्सिया जैसा तो कुछ नहीं होता, ये तो गलत है, लेकिन हाँ ये है डिसलेक्सिया पठन संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो डिसलेक्सिया से ही संबंधित होती हैं। अफेजिया में होता है हकलाना वो समस्या। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने की समस्या। किसकी समस्या, लिखने की समस्या आ जाती है तो डिस्ग्राफिया। कैलकुलेशन से संबंधित डिस्कैलकुलिया आ जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ये विकार है। तो यहाँ पर पठन संबंधी जो विकार है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसलेक्सिया।